तेज़ी से बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले लिया है और इस डिजिटल करेंसी को ही क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी जिसका आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना है वो है बिटकॉइन। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन ही एक क्रिप्टो करेंसी है, बल्कि ऐसी 5000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिटकॉइन ही है। क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन किया गया था, लेकिन अब मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है। यानी अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करना लीगल हो गया है, इसलिए अब इंडिया में भी इसके यूज़र्स बढ़ने लगे हैं। इसमें आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चुटकियों में कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सिक्योर भी है। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं पैसे को। पैसे का नॉर्मल मतलब है वैल्यू, यानी अगर किसी ने आपके लिए काम किया तो इसका मतलब है उसके काम ने आपके लिए वैल्यू क्रिएट किया, जिसके लिए आप उसे पैसे देंगे। अब ये इंसान उस पैसे को यूज़ कर सकता है किसी से वैल्यू लेने में या कोई सामान खरीदने में। जब करेंसी नहीं थे तब पुराने ज़माने में सामान का अदला बदली करते थे, जिसमें वैल्यू एक्सचेंज करने में दिक्कत आती थी। जैसे आपको आलू की ज़रूरत है तो आपने मुझसे आलू लिया और बदले में आपने मुझे चावल दिया जिसका मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो इस वैल्यू एक्सचेंज को इम्प्रूव करने के लिए गोल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन गोल्ड को कैरी करना मुश्किल होता था। बाद में हम पेपर करेंसी पर आ गए, लेकिन इसका कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होता। वो हमारे नोट को बंद भी कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इन पैसों को इलेक्ट्रॉनिक भी किया गया, यानी हम डिजिटल करेंसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी सेम था। हम विश्वास कर रहे हैं गवर्नमेंट पर। अगर वो कह रहे हैं आपके अकाउंट में 50,000 है, तो एक्चुअल में हम उस 50,000 का सामान ले सकते हैं। 2009 तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो। इस टाइप की करेंसी में सारा कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है। पावर सेंट्रलाइज्ड से हटाकर डिसेंट्रलाइज्ड कर दी जाए। तभी 2009 में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसका ऑथर संतोशी नाकामोटो थे, जिसमें उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और बिटकॉइन नाम का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। और सबसे बड़ी बात, आज तक किसी को नहीं पता संतोशी नाकामोटो कौन है। 2009 से 2011 तक बहुत से पोस्ट इस नाम से छपे, लेकिन 2011 के बाद संतोशी नाकामोटो अचानक गायब हो गए, लेकिन बिटकॉइन अभी तक चल रहा है। एनीवेज, सवाल ये है कि संतोशी नाकामोटो ने क्या सॉल्यूशन दिया करेंसी को मैनेज करने के लिए। इन्होंने कहा, सबसे पहले किसी के पास कितना बिटकॉइन है ये इन्फॉर्मेशन किसी एक गवर्नमेंट के सर्वर में नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत सारे सर्वर में होना चाहिए, ताकि किसी आदमी या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कंट्रोल ना हो। दूसरा पॉइंट, कोई भी व्यक्ति किसी ट्रांजैक्शन को देख सकता है, लेकिन ये नहीं देख पाए कि किसको किसने ट्रांसफ़र किया। तीसरा सवाल ये है, बैंक एक क्लोज्ड सिस्टम है, इसे हैक करना मुश्किल होगा, लेकिन इस ओपन सिस्टम को तो हैक करना आसान होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सिस्टम हैक ना हो, इसके लिए संतोशी नाकामोटो ने 2 सॉल्यूशन निकाले। पहला, सारे रिकॉर्ड्स एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स में मेंटेन हैं।
इसलिए किसी भी हैकर को एक नहीं, एक साथ कई सर्वर पर अटैक करना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा, ट्रांजैक्शन के वक्त पजल सॉल्व करना हैकर्स की मुश्किल और बढ़ा देगा। इस करेंसी का ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत वोलेटाइल होता है। हमें नहीं पता, अगर हमने इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किया तो ये कब 1 करोड़ हो जाएगा या कब 0 बन जाएगा। लेकिन ये भी ट्रू है कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता यही फ्यूचर हो। चाइनीज़ गवर्नमेंट और इलोन मस्क जैसे लोग समझते हैं ये फ्यूचर हो सकता है। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उतना ही करना जितना पैसे आप फेंक कर आ सकें और आप पर कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट रिटर्न है तो हाईएस्ट रिस्क भी है।